Hello everyone and welcome to Meraki YouTube. So in this video we will be continuing with our series of Net Public Administration December 2019 questions जिनको हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ एनालाइज भी करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से यूनिट्स के कौन कौन से टॉपिक्स में से आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 80 कर लिए हैं जो पेपर 2 के हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के जो पेपर है उसके 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90। ऑल्सो जो इससे पहले की लास्ट 2-3 वीडियोस हैं उनकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी बिकॉज आई वॉज गोइंग इन टू मच डिटेल ऑफ द क्वेश्चंस मुझे लगा। तो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कीप द एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, जितना क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है उतना ही, क्योंकि डिटेल में तो फिर आप जितनी मुझे डिटेल में चाहें तो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो टू द पॉइंट और क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। Now question number 1, that is question number 81, is Advocacy Coalition Framework or ACF is a modern variant of which of the following theory? तो जो एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क है वो इनमें से कौन सी थ्योरी का एक मॉडर्न वेरिएंट है, एक मॉडर्न वर्जन है? ऑप्शंस हैं 1 एलीट थ्योरी, 2 ग्रुप थ्योरी, 3 इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एंड 4th रैशनल चॉइस थ्योरी। तो आपको यहाँ से पता लग गया है कि क्वेश्चन कहाँ से है। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी एंड टॉपिक इज़ पॉलिसी मेकिंग। जो पॉलिसी मेकिंग के अप्रोचेज एंड मॉडल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आया है। अब इधर यू नो द आंसर, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं आपको आता है तो एक इंटेलिजेंट गेस आप मारेंगे। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा है एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क। अब एक टिप यहाँ पर ये है कि अगर आपको आंसर ना आए तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कई बार आंसर उसमें ही छिपा होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर। ना एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलिशन? कोलिशन वर्ड हम बार बार सुनते हैं, पॉलिटिक्स में सुनते हैं कि दो पार्टीज़ ने कोलिशन बना लिया। तो वो किसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप बन जाता है जिनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये कुछ टाइम के लिए एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप होता है पर इट इज़ नॉट परमानेंट, तो उसको हम कह सकते हैं टेम्प्रेरी ग्रुप है। जब तक उनके कुछ इंटरेस्ट सॉल्व हो रहे हैं वो एक ग्रुप बन जाता है ताकि उनके इंटरेस्ट सॉल्व हों और वो फ़ायदा उठा सकें। तो एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेट करना, प्रमोट करना एक तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस में हमें है एलीट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एंड रैशनल चॉइस थ्योरी। तो कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा? ग्रुप थ्योरी का ही मॉडर्न वर्जन है एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी, तो ये हमने एक इंटेलिजेंट गेस के तरीके से यहाँ पे आंसर निकाल लिया है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, बट क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और ये थोड़ा सा बाद की स्टडीज़ में आता है, जब हम पब्लिक पॉलिसी को पढ़ते हैं तो पुराना नहीं है, काफ़ी कुछ न्यू कंसेप्ट है ये एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क। तो इन केस अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऐसे एक इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं। अब ये जो ACF है इसको किसने दिया था मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ पे। सैबेटियर एंड जेनकिंस स्मिथ, ये दो लोग थे जिन्होंने ये एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क दिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ ग्रुप्स हैं, सपोज ये एक ग्रुप नहीं कहना चाहिए, पार्टीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ABCND, ठीक है, ये सारे के सारे प्रेशर डाल रहे हैं कि जो भी पॉलिसी है वो इनके इंटरेस्ट में बने। ए चाहता है कि इसके इंटरेस्ट में पॉलिसी बने, बी चाहता है कि इसके इंटरेस्ट में बने, सी अपने इंटरेस्ट में चाहता है, डी अपने इंटरेस्ट में चाहता है। अब फॉर एग्जांपल जो पॉलिसी बनाने वाला है वो डी के इंटरेस्ट में पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, और ये बात ए एंड बी नोटिस कर लेते हैं, ये सब लोग नोटिस कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में कोलिशन बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी? A+B की मेजॉरिटी हो जाएगी और पॉलिसी को बेंड करना पड़ेगा किसकी तरफ? A+B की तरफ, जो पहले डी के फेवर में बन रही थी। तो इस तरीके से आपने देखा है कोलिशन बनाने से जो पॉलिसी है उसका रुख बदल गया, वो ए और बी को ज़्यादा फेवर करने लगी। इसलिए इसको ग्रुप ना कह के कोलिशन कहा जाता है, बिकॉज कोलिशंस आर टेम्प्ररी इन नेचर, राइट। तो इसलिए ये जो है ये एक मॉडर्न वर्जन है हमारा ग्रुप थ्योरी का। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2।
Now the next question is which one of the following are not the utilities of pure research? इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो प्योर रिसर्च जो होती है उसकी यूटिलिटीज या जिसको हम यूजेस कह सकते हैं वो नहीं है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए, it helps to find central factors in practical problem. B, it can put theory to test. C, it may aid in conceptual clarification. And D, it develops many alternative solutions. Now before answering this question you must know what is pure research. प्योर रिसर्च होती क्या है? तो प्योर रिसर्च वो होती है विच इज़ फंडामेंटल इन नेचर और बेसिक इन नेचर, जो हमारी थियोरी डेवलपमेंट का जिसका मेन एम होता है। मतलब जो कोई भी सब्जेक्ट है उस हर सब्जेक्ट की अपने एक नॉलेज होती है, एक नॉलेज का बेस होता है, एक थियोरी होती है। तो जो वो थियोरी डेवलप करती है उस रिसर्च को हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इसका जो एम है वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है, एटलीस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये एक इसका मेन एम होता है कि जो हम अपना सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाएं, उसकी नॉलेज को आगे बढ़ाएं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं किसी तरीके से। तो प्रॉब्लम सॉल्व कौन सी करती है? प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी एक्शन रिसर्च। तो ये हो गई हमारी प्योर रिसर्च। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड सेंट्रल फैक्टर्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ प्रॉब्लम की बात हो रही है, पर क्या हमारी जो प्योर रिसर्च है वो एक प्रॉब्लम पे फोकस करती है? नहीं करती है। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका 1 ये भी गलत हो गया और आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बी एंड सी एंड बी एंड डी में से देखते हैं। इट कैन पुट थियोरी टू टेस्ट। क्या प्योर जो हमारी रिसर्च है वो थियोरी को टेस्ट पे डाल सकती है? डाल सकती है, क्योंकि अगर हम कोई कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं नया, तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो जो कि पहले जो इस्टेब्लिश नॉलेज है उसको चैलेंज कर दे। जैसे कि अंदर साइंस के अंदर हो सकता है कि हमने कोई थियोरी डेवलप करी जो कि पिछले मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, या फिर इवन अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हो सकता है कि हम ऐसी कोई थियोरी निकालें जो प्रीवियस जो थियोरी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, उस एक्सपेरिमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करें। तो हो सकता है ये, दिस इज पॉसिबल। सी इज इट में एड इन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। ये हमारे कंसेप्ट की के अंदर क्लैरिटी लेके आए, क्लैरिफिकेशन लेके आए। तो हाँ, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो क्लैरिटी आ सकती है। डी इज इट डेवलप्स मैनी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालना तो हमारा फंडामेंटल रिसर्च का एम ही नहीं होता, नंबर 1। और अगर आपका बाई चांस निकल भी जाए तो मैनी सोल्यूशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैनी ऑल्टरनेट सोल्यूशंस तो नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका कोई एम नहीं था कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपकी ए एंड डी जो है वो गलत हो गई, और आपको क्वेश्चन में पूछा था कि गलत कौन सी है, विच आर नॉट द यूटिलिटीज और आर नॉट द यूजेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी गलत हैं। यूजेस कौन से नहीं है? ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। और आपका आंसर हो गया ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। Now question number 83 is what are the functions of the estimate committee? तो estimate committee के functions कौन कौन से हैं इन ऑप्शंस में से? क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमेटीज। अब हम ऑप्शंस को देखें उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको एस्टीमेट कमेटी के बारे में बता रही हूँ कि जो एस्टीमेट कमेटी है एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, 1950 में बनाई गई। किसकी रिकमेंडेशन पर? उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि थे जॉन मठाई, ठीक है, जॉन मठाई, उनकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई। एट प्रेजेंट इसमें हमारे 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के अंदर से होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर यहाँ पे नहीं होता है। एक मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर अगर है वो इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। और जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एस्टिमेट्स जो बनाएंगे वो रूलिंग पार्टी वाले ऑब्वियसली बनाएंगे, तो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से यहाँ पे बनते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड, एस्टिमेट्स कमेटी से रिलेटेड। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन से हैं। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज to report what economies, improvements in organization efficiency and administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected। तो ये क्या एक फंक्शन है? हाँ जी, ये एक फंक्शन आपका है एस्टीमेट कमेटी का।
Second, to suggest alternative policies in order to bring out efficiency and economy in administration. तो जो पॉलिसी अभी हमने अपनाई हुई है किसी डिपार्टमेंट ने, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करना ताकि एफिशिएंसी और इकोनॉमी आ सके एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या ये एक पॉलिसी फंक्शन है? हाँ जी, ये भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स का जो देखने का काम है वो एस्टिमेट कमेटी का नहीं है। एस्टिमेट कमेटी का जो काम है वो खाली एस्टिमेट्स देखना है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन तो बाद में होगा। उसके बाद है डी, टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट सैंक्शन। तो पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ वो देखना एस्टीमेट कमेटी का काम नहीं है। वो हमारे सीएजी देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखते हैं, और कमेटीज देखती हैं। एस्टीमेट कमेटी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो सी और डी स्टेटमेंट आपकी नहीं आएगी और ए और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी स्टेटमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following factors are not relevant in the success of planning इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, उसके अंदर प्लानिंग करनी है, तो वो प्लानिंग कामयाब रहेगी। उसके अंदर इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं कौन से फैक्टर्स रेलिवेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उस प्लानिंग के सक्सेसफुल होने के लिए कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू विच एक्सटेंट द पब्लिक सेक्टर is able to pursue the socially determined goals. Option B, to which extent the state is able to guide the private sector to follow the socially determined goals. Option C, complete socialization of means of production and state direction of production and distribution. And option D, the extent of the state ability to check the distortions in investment decisions. इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे आपका दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम कर रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेन एम क्या है। इकोनॉमिकल एम है हमारा, इकोनॉमी को बूस्ट करना की एम है, कैपिटल को बढ़ाना हमारा जो है वो एम रहता है किसका, सरकार का, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि टू विच एक्सटेंट द पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इज एबल टू परस्यू द सोशली डिटरमाइंड गोल्स। तो यहाँ पे सोशली डिटरमाइंड गोल्स नहीं होते, यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। टू विच एक्सटेंट द स्टेट इज एबल टू गाइड द प्राइवेट सेक्टर टू फॉलो द सोशली डिटरमाइंड गोल्स। अब यहाँ पे फिर से सोशली डिटरमाइंड गोल्स की बात हो रही है, पर प्राइवेट सेक्टर इनको फॉलो करेगा और यहाँ पे स्टेट इनको गाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच कौन सा गया, सी एंड डी ऑप्शन। फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं कि सी एंड डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। सी एंड डी ऑप्शन क्या है, कंप्लीट सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि जितने भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो जरिया है प्रोडक्शन करने का, उनको उनकी सोशलाइजेशन की करी जाए। सोशलाइजेशन मतलब कि उनको स्टेट ओन कर ले, ठीक है, और स्टेट डायरेक्ट करे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको स्टेट ओन कर ले, लेकिन वो जो पावर है उनको डायरेक्ट रेगुलेट करने की, उनको चलाने की, वो प्राइवेट सेक्टर को दे सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो सकती है। एंड डी स्टेटमेंट है द एक्सटेंट ऑफ स्टेट एबिलिटी टू चेक द डिस्टॉर्शंस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब क्योंकि हमें कैपिटल बढ़ाना है, अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जा रही है वो डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्टेट का रोल होता है, एक ज़रूरत है स्टेट की एक, कि वो चेक कर सके कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो सही है कि नहीं, और अगर वो ख़राब हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो उनको वो चेक कर सके। तो डी ऑप्शन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नॉट रेलिवेंट, ठीक है। तो कौन सी नॉट रेलिवेंट है, ए एंड बी। तो ए एंड बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी। क्वेश्चन कहाँ से था, यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टॉपिक इज इकोनॉमिक पॉलिसीज मिक्स्ड इकोनॉमी टू लिबरलाइजेशन। तो जब हम एक पूरा ट्रेंड पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हमारी जो पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई, तो आपको समझ आएगा कि पहले हम ध्यान दे रहे थे सोशल गोल्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद हमने कैपिटल के ऊपर, कैपिटल को बूस्ट करने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। आंसर हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड बोथ बीइंग सिमिलर, कि जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों ही सिमिलर होते हैं। देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज रियली डिफिकल्ट टू मेक, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। किसके अंदर? इन सोशल साइंस रिसर्च के अंदर। सोशल साइंस रिसर्च के अंदर ये मुश्किल है ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करना। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इस स्टेटमेंट से जो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में दी हुई है, इससे क्या आप तात्पर्य निकाल सकते हैं, इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है? ऑप्शंस पे देखते हैं। ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च, हेट्रोजिनिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, complex nature of social science research, एंड फोर्थ इज प्रिडिक्टेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है सोशल साइंस रिसर्च का, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, पर हमने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट से कौन सी डिराइव हम कर सकते हैं, कौन सी ये जो स्टेटमेंट दी है इससे कौन सी स्टेटमेंट निकल के आ रही है। अब पहली है ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च। अब यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो ये तो सीधा ही है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ किए हमने, हमें पता है ये रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये तो कॉमन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन ही कर दिया कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ हुई है, तो ये कोई रिफ्लेक्शन वाली, कोई तात्पर्य निकालने वाली बात नहीं हुई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड इज हेट्रोजिनिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि हर कोई अलग अलग है, सेम नहीं है, पर क्वेश्चन में बोल रहा है सिमिलर, तो ये भी आपका हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। हालांकि सोशल साइंस रिसर्च के अंदर हेट्रोजिनिटी हो सकती है, लोग अलग अलग होते हैं, पर यहाँ इस स्टेटमेंट से हम ये वाला मतलब नहीं निकाल सकते। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कि सोशल साइंस रिसर्च जो है वो कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ भी फिक्स नहीं है, तो हो सकता है ये हमारा आंसर हो। और लास्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कि सोशल साइंस रिसर्च को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आंसर आएगा, क्या आप उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हालांकि ये सच है, पर इस स्टेटमेंट से ये निकल के नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। तो बच क्या गया? कॉम्प्लेक्स नेचर। कॉम्प्लेक्स नेचर क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो दोनों इंसान हैं, दोनों सिमिलर हैं, क्या पता एक दूसरे को जानते हों, तो ऑब्जेक्टिविटी होगी या नहीं? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कोई बायसनेस ना हो, विदाउट एनी पार्शियलिटी, तो ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर हो गया सोशल साइंस रिसर्च का। तो ये क्वेश्चन कहाँ से था? क्वेश्चन है यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक इज ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। आंसर हो गया स्टेटमेंट नंबर 3। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप, इनमें से कौन सा एक इंटरेस्ट ग्रुप का फीचर नहीं है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज, तो एक जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो फॉर्मली भी बन सकता है, ठीक है, और इनफॉर्मल भी हो सकता है क्लासरूम के कुछ बच्चे बना लें तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये फीचर है। सेकंड इज इंटरेस्ट ओरिएंटेड, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ना कोई इनका इंटरेस्ट है, कोई ना कोई एक कॉमन उनका गोल है, कोई पर्पस है जो उनको यूनाइट कर रहा है। थर्ड इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करें, खुद के ऊपर भी हो सकते हैं वो डिपेंड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड फोर्थ है मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनकी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें, पर ज़रूरी नहीं है कि ये कामयाब हों, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 3, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप। क्वेश्चन कहाँ से था? पब्लिक पॉलिसी यूनिट 8, टॉपिक इज प्रेशर ग्रुप्स। अब इंटरेस्ट ग्रुप स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में, प्रेशर ग्रुप्स मेंशन्ड है, एंड प्रेशर ग्रुप्स आर इटसेल्फ अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, तो प्रेशर ग्रुप भी इंटरेस्ट ग्रुप का ही टाइप होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन है एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, which of the following institute or university initiated introduction of education and training in social welfare administration? तो जब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तो इंडिया के अंदर उस इस फील्ड के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किसने स्टार्ट करी? ऑप्शंस हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको हम टिप्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एंड फोर्थ इज पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन नहीं है, तो जब हम उसका आप उसको पढ़ेंगे कंसेप्ट को, तो हमेशा जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसका क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर, तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया या फिर एवोल्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और इसका आंसर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 88, the task management style mentioned in Robert Blake and Jane Mountain's managerial grid theory means which one of the following? तो हमें बताना है कि जो टास्क मैनेजमेंट स्टाइल है उसका क्या मतलब है. नाउ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज लीडरशिप. तो लीडरशिप की हम कुछ थ्योरीज करते हैं. जब हम लीडरशिप को पढ़ते हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक बिहेवियरल थियोरीज होती हैं और एक सिचुएशनल थियोरीज होती हैं. तो बिहेवियरल थियोरी में से एक थियोरी है ये जिसको हम कहते हैं मैनेजरियल ग्रिड. ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट ब्लेक ने एंड जेन माउंटन ने इसको दिया था. और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने, मैं आपको बता दूं पहले, 5 तरीके के हमारे स्टाइल्स बताए थे कि ग्रिड बनाई थी कि 5 तरीके की जो है हमारी लीडरशिप हो सकती है. वो 5 तरीके कौन कौन से हैं पहले हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट थी इम्पावरिश्ड स्टाइल. इम्पावरिश्ड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, इम्पावरिश्ड स्टाइल कौन सा है? जिसके अंदर आप प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दे रहे हैं और पीपल पे भी कम ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, पहले मैं प्रोडक्शन दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं पीपल दिखा रही हूँ आपके, तो किसी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं है. सेकेंड है कंट्री क्लब. कंट्री क्लब, अब क्लब नाम से पता लग रहा है कि लोगों पे ध्यान बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है. ठीक है, तो लोगों पे जिसमें ज़्यादा ध्यान हो और पीपल पे कम ध्यान हो. थर्ड है आपका टास्क बेस्ड, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है. टास्क मतलब काम, तो इसके अंदर प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान है और लोगों पे ध्यान कम है. फोर्थ इज आपका मिडल ऑफ द रोड, ये मिडल रूट जिसको बोलते हैं. मिडल रूट मतलब बीच का. बीच का क्या मतलब है? दोनों का मॉडरेट ध्यान है. प्रोडक्शन पे भी मॉडरेट ध्यान है और पीपल पे भी मॉडरेट ध्यान है. ठीक है, ना ज़्यादा ना कम. एंड लास्ट इज टीम. टीम स्टाइल. टीम स्टाइल में क्या है? दोनों के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर भी और पीपल के ऊपर भी हाई ध्यान है, ज़्यादा ध्यान है. ठीक है, हाई फोकस ऑन बोथ. हमसे कौन सा पूछा है? हमसे पूछा है टास्क टाइप का. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. नंबर 1 इज हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. नो, ये हमारा टीम टाइप हो गया. लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. नो, ये हमारा इम्पोवरिश टाइप हो गया. थर्ड इज हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. नहीं, ये हमारा क्लब टाइप हो गया. एंड फोर्थ इज लो कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. यस, ये हमारा टास्क टाइप हो गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next question is Patrick Dunleavy is not associated with which one of the following theories? तो पैट्रिक डनलीवी इनमें से कौन सी थ्योरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो पैट्रिक डनलीवी काफ़ी फेमस एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के एंड पॉलिसी के, और लंदन में बेसिकली ये पढ़ाते हैं अभी, और काफ़ी एक्टिव है आज के टाइम में भी. अगर आप देखें तो ट्विटर वगैरह पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं. तो अभी किन इसमें जो ऑप्शंस हैं कौन से ऑप्शन के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ब्यूरो शेपिंग मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडिया ऑफ डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस, रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड फोर्थ इज पब्लिक सर्विस थ्योरी. तो इसका आंसर है 4 पब्लिक सर्विस थ्योरी. ना इन केस आपने पैट्रिक डनलीवी को कभी नहीं भी पढ़ा है क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में है न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी है, जिसको हम पब्लिक सर्विस थ्योरी बोलते हैं. यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के अंदर ये दिया गया है. तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी पैट्रिक डनलीवी का नाम नहीं आता है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 पब्लिक सर्विस थ्योरी. ये पैट्रिक डनलीवी ने नहीं दी है. अब जो ये पब्लिक सर्विस थ्योरी दी है जो है वो किसने दी है? डेन हार्ट एंड डेन हार्ट है, इन्होंने ये थ्योरी दी. और ये क्या कहते हैं कि जो एक गवर्नमेंट है उसका मेन एम क्या है? सर्विस देना. ठीक है, तो गवर्नमेंट को सर्विस देनी चाहिए और वो ऐसे सर्विस दें कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएं. और जब रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी डिग्निटी जो है वो बढ़ेगी, उनको खुद को अच्छा फील होगा और धीरे धीरे सिटीजन्स को भी अच्छा फील होगा कि जो हमें गवर्नमेंट है हमें कितना सर्व कर रही है. और धीरे धीरे सिटीजन्स को वो रोल में लेके आएँ, इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर. ठीक है, तो एक तरीके से जो है सर्विस दे देकर आप सिटीजन्स को एक्टिव कर रही हैं गवर्नेंस प्रोसीजर के अंदर. दिस इज़ हमारी पब्लिक सर्विस थ्योरी. ये मैंने आपको बहुत इजी वे में मोटा मोटा जिसे कहते हैं वो बताया है, और ये हमें डेन हार्ट ने दी थी. इसमें पैट्रिक डनलीवी का कोई काम नहीं है. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4.
Now next question is which of the following are the principles of scientific management? तो इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं? ए हार्मनी, बी इंडिविजुअलिज्म, सी मैक्सिमम आउटपुट एंड डी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूनिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। टॉपिक इज FW टेलर और डिटेल में भी मेरी इसके ऊपर 2 वीडियोस हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर ही देख सकते हैं। अब आंसर क्या है तो हम देखते हैं इसमें से। हार्मनी हमारा एक रूल है, इंडिविजुअलिज्म नहीं। कोऑपरेशन की बात करते हैं, टेलर इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते हैं। मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जिसमें ए, सी एंड डी है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लगी है और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ही अच्छी है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल मिराकी यूट्यूब को और साथ ही बेल बटन भी दबाएं। और अब हम इस जो वीडियो है उसके आज के 10 क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि 10 क्वेश्चन आज के कहाँ कहाँ से आए थे। तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एक क्वेश्चन था, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से 2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद हमारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन थे। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन था जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से चला था। पब्लिक पॉलिसी से 2 क्वेश्चन थे और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से आज कोई भी क्वेश्चन हमारे नहीं आए। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ जो कि लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।